मत करो राजन, इससे ये मरने नहीं वाला। इसे तो अभी मेरे लिए बहुत से काम करने हैं। इतना कहकर जादूगरनी अग्निकुंड के सामने बैठकर अपना कार्य प्रारंभ करती है। पहले वो सारा रक्त उस आग में डाल देती है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है और एक अदृश्य शक्ति का निर्माण होता है। फिर वह अपने गले में पहने काले धागे को छूती है और कुछ मंत्र बुदबुदाती है। अगले ही पल वो राजा एक खरगोश में बदल जाता है। ये देखकर जादूगरनी बहुत खुश हो जाती है। मिर्जापुर राज्य के गांव की एक कोने में मगन नाम का एक गरीब किसान रहता था। मगन के परिवार में उसकी पत्नी शांति, बेटा बीजू, 2 बकरियां और 2 खरगोश थे। बीजू को बचपन से ही खरगोश बहुत पसंद थे, इसीलिए उसने खरगोश पाल रखे थे। उसके परिवार का गुजारा जैसे तैसे चल रहा था। जिंदगी में मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मजदूरी के पैसे इतने कम मिलते कि परिवार का पेट भरना मुश्किल हो गया था। फिर भी मगन अपने बेटे को विद्या अभ्यास के लिए आश्रम भेजता था और वो नहीं चाहता था कि इसका बेटा उसकी तरह मजदूरी करे। शांति, आज भी मजदूरी कम मिली है। खाने का इंतजाम कैसे होगा कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो मेरा शरीर भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। दूसरे लोग बड़ी जल्दी काम कर लेते हैं, पर मैं तो पूरे दिन में आधे दिन का ही काम कर पाता हूँ। पता नहीं हमारा क्या होगा। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कल भी थोड़े से चावल थे, वो दूध के साथ खाए थे। पता नहीं आज क्या करेंगे। बकरियां भी आजकल इतना कम दूध देती है कि उससे भी कोई सहाय नहीं होती। मेरी तबीयत का तो आपको पता ही है। समझ नहीं आ रहा ईश्वर हमारी और कितनी परीक्षा लेगा। सब ठीक हो जाएगा शांति, भगवान पर भरोसा रखो। हाँ, इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं। मैंने आपसे कितनी बार कहा है बीजू को भी काम पर लगा दीजिए, लेकिन आप है कि नहीं शांति, ये तो कभी नहीं होगा। उसे अभ्यास करने दो। पढ़ लिख कर उसे महल में अच्छे पद पर काम करना है, मजदूरी नहीं। अब मजदूर का बेटा मजदूर नहीं बनेगा। हाँ, बिल्कुल नहीं बनेगा। उसी समय बीजू घर आता है। वो उनकी सारी बात सुन चुका था। उसने कहा, बाबा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे भी काम करने दो। कब तक यूं ही तकलीफ सहते रहोगे? मैं अभ्यास भी कर लूंगा और काम भी। नहीं, कोई जरूरत नहीं। तू पहले ही इतना कुछ कर रहा है। बकरियों का चारा काटना, उनका ध्यान रखना, खरगोश का ध्यान रखना, साथ साथ अपनी माँ की मदद भी करता है। और कितना करेगा बेटा? तुम बस अपने अभ्यास पर ध्यान दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन एक बार मेरा अभ्यास पूर्ण हो जाएगा ना, तो मैं बहुत बड़े पद पर काम करूंगा और बहुत सारा धन कमा कर लाऊंगा। फिर हमें कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ बेटा, यही होगा। तू चिंता मुक्त कर, सब ठीक होगा। इसी तरह से मगन के परिवार के दिन गरीबी में कट रहे थे। एक दिन मगन रोज की तरह काम पर जाने के लिए निकला। तभी रास्ते में उसे गुड्डू मिलता है। अरे मगन चाचा, इस तरफ कहाँ जा रहे हो अकेले अकेले? अरे गुड्डू, मैं तो सेठ जी के जंगल वाले खेत की तरफ जा रहा हूँ। आज वहाँ पर काम करना है ना। अरे चाचा,
ये आप क्या कह रहे हो? आपको कुछ भी पता नहीं कि गांव में क्या हो रहा है? क्या हुआ गुड्डू, सब ठीक तो है ना? अरे चाचा, कुछ भी ठीक नहीं है। गांव में जंगली सुअर का इतना आतंक फैल चुका है कि क्या बताऊं। सबकी फसलों को खराब कर रखा है। इतना ही नहीं, अब तो बकरी और बछड़े को भी मार कर खा जाता है। आजकल छोटे बच्चों को भी घर से बाहर जाने में डर लगता है। हे भगवान, ये कैसी अनहोनी है? ये सब कैसे हो गया? अब तो हमें बहुत सावधान रहना होगा और उस जंगली सुअर को मार भगाना होगा, नहीं तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। अरे चाचा, वो तो है, लेकिन उसको पकड़ना इतना आसान नहीं है। तुम भी संभल कर रहना। और हाँ, गांव में कोई अकेला नहीं जाता है। हाँ बेटा, ठीक है, मैं अपना ध्यान रखूंगा और तू भी अपना ख्याल रखना। इतना कहकर दोनों अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। शाम को जब मगन काम से घर लौटा तो उसने सारी बात अपनी पत्नी और बेटे को बताई। घर में तनाव और डर का कोहरा सा छा गया। आज भी खाने को कुछ ज्यादा नहीं था। सभी दूध पी के ही सो गए। सुबह होते ही बिरजू ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आखिर हम कब तक ये सब सहेंगे? हम सबको मिलकर कुछ उपाय सोचना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना रात को सब मिलके कोई उपाय खोजें। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। यही सही रहेगा। तू चिंता मत कर, मैं गांव में सबको ये बता दूंगा। तू समय से अपने आश्रम पर चला जा, शाम को बात करेंगे। ठीक है पिताजी, चलता हूँ माँ। ठीक से जाना बेटा, और अपना ध्यान रखना। अकेले मत जाना और अंधेरा होने से पहले लौट आना। अरे मेरी प्यारी माँ, तू चिंता क्यों करती है? मेरे साथ तेरा प्यार और बाबा का आशीर्वाद है। मुझे कुछ नहीं होगा और चिंता मत करना। आते समय बकरियों का चारा लेते आऊंगा। इतना कहकर बिरजू वहां से चला गया। मगन भी अपने काम पर चला गया। शांति घर के काम में लग गई। शाम होते ही मगन थका हारा घर आता है। क्या हुआ जी? आज तो आप बहुत ज्यादा दुखी लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? आपकी तबीयत? अब क्या बताऊं शांति, बात ही ऐसी है कि दिल भर आया। समझ नहीं आ रहा तुम्हें कैसे बताऊं। ऐसा क्या हो गया? जल्दी बताइए, मेरा मन बैठा जा रहा है। आज मालिक ने मजदूरी नहीं दी। मजदूरी नहीं दी का क्या मतलब है जी? काम किया है तो वेतन तो देना ही पड़ेगा ना? मालिक का पूरा खेत सुअरों ने खराब कर दिया है। वो बोले जब फसल ही नहीं रही तो कैसा पैसा और कैसा वेतन। ये तो अन्याय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने कुछ क्यों नहीं कहा जी? क्या बोलता, वैसे भी उन अमीरों के सामने हम गरीबों की कभी चली है क्या? दुनिया का दस्तूर भी बड़ा अजीब है। अमीर दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। दोनों उदास होकर बैठ जाते हैं। तभी बिरजू आता है, लेकिन दोनों उसे कुछ नहीं बताते। तभी बिरजू अपने पिता से कहता है, पिताजी, आपने सबको बता दिया था ना कि चौराहे पर सबको इकट्ठे होना है? हाँ बेटे, बता दिया था। सब आते ही होंगे। तू पहले खाना खा ले, फिर हम भी चलते हैं। नहीं पिताजी, आज भूख नहीं है। वो आश्रम में पाक कला के पाठ सिखा रहे थे। आज सभी ने वहीं भोजन कर लिया। आपने खाया क्या? हाँ बेटा,
मैंने भी खा लिया, चलो अब चलते हैं। शांति आंसू भरी नजरों से अपने पति की तरफ देखती है, पर वो कुछ नहीं कहती। दोनों पिता पुत्र चौराहे पर पहुंचते हैं। सुनो सब लोग, हमें सुअर को पकड़ने के लिए कुछ करना होगा। आखिर ये हमारे गांव की सलामती की बात है। देख भाई, कहे तो तू सही रहा है, पर बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? मैं तो नहीं जाऊंगा भाई, मुझे तो अपनी जान प्यारी है। हाँ हाँ, हम भी नहीं जाएंगे। ठीक है, कोई नहीं जाएगा तो मैं ही चला जाता हूँ। नहीं बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगे। पर पिताजी, किसी को तो जाना ही पड़ेगा ना। एक बार बोला ना, तुम नहीं जाओगे। तुम्हें मेरी कसम बेटा। ठीक है पिताजी, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन राजा के सैनिक तो जा सकते हैं। हमें इस विषय में राजा जी से बात करनी होगी। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हमें राजा जी के पास ही जाना चाहिए। आखिर हमारी रक्षा करना उनका कर्तव्य है। तो ठीक है, हम कल ही महल जाएंगे। इतना कहकर सब अपने अपने घर लौट जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सब लोग राजा के महल में जाते हैं और राजा से इस विषय में बात करते हैं। आइए प्रजागण, बताइए कैसे आना हुआ। महाराज, उस सुअर ने हमारे जानवरों को मार डाला है। हर तरफ अफरा तफरी और डर का माहौल है। अब तो वह गांव के बच्चों को भी उठा रहा है। कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। अरे, ये तो बहुत ही गंभीर समस्या है। मंत्री जी, तुरंत उस सुअर को पकड़ने की व्यवस्था की जाए। आप सब निश्चिंत होकर अपने घर जाइए। गांव पर आए हुए संकट को हम दूर करेंगे। राजा गंभीर होकर अपनी मंत्री से बात करते हैं। उन्होंने सोचा कि इस काम के लिए राजकुमार अमरदेव से बेहतर और कौन नहीं होगा, क्योंकि राजकुमार अमरदेव बहुत ही घमंडी और भोग विलासी थे। राजपाट में उनका बिल्कुल ध्यान नहीं था, इसलिए राजा ने इस काम के लिए उन्हें चुना था। फिर राजा वीरमदेव अपने बेटे अमरदेव को बुलाते हैं। आइए आइए राजकुमार उमर। पिताजी, इतनी शीघ्रता से हमें क्यों बुलाया है? क्या आपको पता नहीं, ये हमारी घुड़सवारी का समय है। हाँ बेटे, हमें पता है, किंतु बात ही ऐसी थी कि तुम्हें शीघ्रता से ही बुलाना पड़ा। राज्य में जंगली सुअर का आतंक मचा है। प्रजा बहुत दुखी है। हम चाहते हैं कि तुम जाकर उसे खत्म करो। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हो? क्या अब हमें यही कार्य करना बाकी था? ये सब हमारा काम नहीं है। हम आपके कोई तुच्छ सैनिक नहीं हैं। इस राज्य के राजकुमार हैं। यह काम हमारे लायक नहीं है। अमरदेव, याद रखो, राजा का बेटा वही होता है जो अपनी प्रजा के कष्ट समझे। यह समय है अपनी जिम्मेदारी निभाने का। जाओ और उस सुअर को मारकर गांव वालों की रक्षा करो। यह मेरा आदेश है। तभी राजकुमार अमरदेव गुस्से में वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद राजकुमार अमरदेव बेमन से जंगल की ओर रवाना होते हैं। दूसरी तरफ मगन को आज भी कहीं काम नहीं मिला था। आज भी वह खाली हाथ घर लौटा था। आ गए आप? बहुत थक गए हैं आप। लीजिए, पानी पी लीजिए। आप थोड़ा आराम कीजिए, मैं अभी बीजू को भेज के राशन का सामान मंगवाती हूँ।
आज के वेतन के पैसे दे दीजिए जी। पैसे नहीं हैं भाग्यवान, आज कोई काम नहीं मिला। कोई मुझे काम पर नहीं रखना चाहता क्योंकि मैं शारीरिक रूप से उतना बलवान नहीं हूँ। कोई बात नहीं जी, ईश्वर सब देखता है, समय रहते सब ठीक हो जाएगा। मैं क्या कहती हूँ, अगर आप जमींदार जी से थोड़े पैसे उधार ले लो तो बाद में हम कैसे न कैसे चुका ही देंगे। हाँ हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। अब तो बस यही एक उपाय है। तभी बिरजू वहां पर आता है। दोनों पति पत्नी उसे कुछ नहीं बताते। घर का बचा हुआ दूध शांति बिरजू को पीने के लिए देती है और दोनों पति पत्नी भूखे ही सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह मगन जमींदार के घर पैसे मांगने जाता है, लेकिन जमींदार उसे अपमानित करके घर से निकाल देता है। मगन उदास होकर घर लौटता है। दूसरी तरफ राजकुमार अमरदेव जंगल में सूअर पकड़ने जाते हैं, लेकिन वो खाली हाथ वापस लौटते हैं। ये देखकर राजा बहुत गुस्सा होते हैं। वो सबके सामने राजकुमार से कहते हैं, ये क्या किया तुमने? एक राजकुमार होकर भी तुम एक जंगली जानवर को नहीं मार सके। कहाँ गई तुम्हारी वीरता, तुम्हारा कौशल? हमने कोशिश तो की है ना पिताजी। हम कोई अनुभवी शिकारी नहीं हैं जो ऐसे जानवरों को पकड़ते फिरे। और इतना ही है तो आप स्वयं क्यों नहीं जाते उसे पकड़ने के लिए? राजकुमार अमरदेव, तुम अपनी मर्यादा भूल रहे हो। इस तरह ऊंची आवाज में हमसे बात नहीं कर सकते। क्या हमने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? हमें तो शर्म आ रही है तुम्हें अपना पुत्र कहते हुए। ये सुनकर राजकुमार अमर गुस्से से पागल हो जाते हैं और बड़बड़ाते हुए वहां से चले जाते हैं। राजकुमार अमर के मन में अपने पिता के लिए प्रतिशोध की चिंगारी अब चल चुकी थी। उन्होंने ठान लिया कि इस अपमान का बदला वे राजा से जरूर लेंगे। दूसरी तरफ राजा वीरमदेव अब स्वयं जंगल जाने का निर्णय करते हैं और 2 दिन बाद वे जंगल जाने का निर्णय करते हैं। राजकुमार रात के समय अकेले जंगल जाते हैं और एक गुफा में प्रवेश करते हैं। वो गुफा कोई साधारण गुफा नहीं थी। उस गुफा में एक खतरनाक जादूगरनी रहती थी। आओ आओ राजकुमार, आज आपको मुझ जैसी तुच्छ स्त्री की भला कैसे याद आ गई? हम यहाँ तुमसे मदद मांगने आए हैं। अच्छा, आओ। वैसे भी इस चौखट पर सब अपनी अपनी समस्या ही तो लेकर आते हैं, पर आपको क्या समस्या आन पड़ी? आप तो स्वयं इस राज्य के राजकुमार हैं। मैं भला आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?